Hello friends, welcome our YouTube channel. I hope you will be healthy, and as you know that we are discussing about translation and tenses. As I told that tense is the most important part of English literature. So students, now today we have take our lesson next topic present definite tenses. प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो है प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट के चार भाग हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम जो है हमारा आज का जो पहला जो टेंस है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसमें वर्तमान समय में होने वाले जो सामान्य कार्य हैं, वर्तमान समय में घटित होने वाले सामान्य कार्य व घटनाओं को प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस व्यक्त करता है। वर्तमान समय में होने वाले जो साधारण जो कार्य हैं उनको सामान्य से कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेट करता है। सामान्य रूप से होने वाली घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, उनको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी क्लासिफिकेशन होता है, इसका जो क्या क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण क्या है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दोस्तों स्टूडेंट्स जो है वो इसके दो भागों में इसको बांटते हैं, एक तो फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक तो कहते हैं फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाम से ही जो है पता चल रहा है, फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक और डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन करने वाला। फंक्शनल का मतलब होता है जिसमें वर्ब होती है, कार्य होता है, जैसे वह जयपुर जाता है, he goes to जयपुर, उसमें क्रिया है। और डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि जो व्यक्ति जो कार्य करने वाला होता है उसके बारे में उसका वर्णन किया जाता है, वो डेस्क्रिप्टिव होता है। ये दो प्रकार से इसको जो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। एक तो फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और एक जो है डेस्क्रिप्टिव इंडेफिनिट टेंस। जैसे राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, डेस्क्रिप्टिव है। यहां जो है राम के बारे में जो वर्णन किया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, इस चीज को डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है। और फंक्शनल में जैसे मैंने आपको बताया उसको वर्ब दिया होता है, क्रिया दी होती है, राम गोज टू जयपुर,
राम जयपुर जाता है, ये गो जिसमें वर्ब है, तो जिसमें क्रिया दी हुई होती है वो फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, और जिसमें जो उसका जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शंस होता है, वर्डन होता है, वो डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में जो जैसा कि हम कई बार हिंदी के हमारे जो सेंटेंस हैं उसमें हमने पढ़ा है कि जो डेस्क्रिप्टिव या जो फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट जो फंक्शनल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जिसमें क्रिया होती है, उसमें हिंदी वाक्यों की जो क्रिया होती है उस हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू शब्द आते हैं हिंदी में। फंक्शनल ये फंक्शनल जो इंडेफिनिट टेंस होता है, इस फंक्शनल इंडेफिनिट टेंस की जो क्रिया होती है उस क्रिया के अंत में क्या दिया होता है, उसकी क्रिया के अंत में फेंस, ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द जो है हिंदी की वाक्यों की क्रिया के अंत में होते हैं। फंक्शनल जो क्रिया होती है वर्ब के अंत में क्रिया होती है, उस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ये हिंदी के वाक्य जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि किस प्रकार से उसको पहचाना जाता है। नेक्स्ट, इस टेंस की जो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एडवर्बियल्स हैं वो एडवर्बियल्स होते हैं ऑलवेज, डेली, रेयरली, यूजुअली, ऑफन, occasionally, never, ever, on Sundays, in the morning, evening, every day, month, year, week, etc. ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्बियल्स होती है फ्रेंड्स। इन एडवर्बियल्स का जो प्रयोग है सामान्यतः जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन और पहचान में वर्तमान समय में घटित होने वाले सामान्य कार्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंडिकेट करते हैं। इस टेंस के जो है दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक में आपको बताया कि दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, दो भागों में इसको बांटते हैं, एक तो है फंक्शनल और एक में आपको बताया डेस्क्रिप्टिव। फंक्शनल और डेस्क्रिप्टिव में क्या फर्क है, जैसे कि फंक्शनल में जो क्रिया दी होती है और हिंदी के वाक्यों की जो क्रिया होती है उसके अंदर ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द होते हैं, और जो डेस्क्रिप्टिव है जिसमें मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम ए स्टूडेंट, इसमें एम जो है हम कंटीन्यूअसली हेल्पिंग वर्ब का एक्सिलरी वर्ब का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें आई नहीं जोड़ रहे हैं, वो अपने बारे में जो है डिस्क्रिप्शन कर रहा है, वर्णन कर रहा है, इसलिए उसको डेस्क्रिप्टिव टेंस कहा जाता है। और ऐसे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे जो पहला सेंटेंस हम बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस उस जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो होगी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम
मैं जो है आपको पहले भी मेरे वीडियोस हैं उनमें मैं बता चुका हूँ। तो आप जो है मेरे पहले जो पार्ट जो फर्स्ट जो वीडियोस है उसके उनमें आप पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वर्ब की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। डियर स्टूडेंट, ये इसकी संरचना है, ये इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते हैं। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो महत्वपूर्ण जो बात है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, वो ये है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके लिए जो हमें ध्यान में रखना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है इसका, इस टेंस का, वो ये है कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एफर्मेटिव सेंटेंस है या जो भी सेंटेंस है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, इसमें प्रेजेंट टेंस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सब्जेक्ट है। इस टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन विद्यार्थियों को इस बात का पता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा बोलेगा। तो आप इस बात को अच्छी तरह से भली भांति समझ लेना कि इस टेंस में जो है सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब के साथ में हमें एस या ईएस जोड़ना है। अब बात करते हैं, मैं बताता हूं आपको सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता क्या है। पहले बात करते हैं हम प्रश्न की। प्रश्न तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे या जैसे माय ब्रदर, फादर, इस तरीके से जो भी होंगे वो थर्ड पर्सन होंगे जिनके बारे में बात की जाती है। ये प्रश्न है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या होता है, ये समझ लेना। सिंगुलर सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होना चाहिए सब्जेक्ट, तब उसके साथ में एस या ईएस जोड़ा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन होता है कि एस जो है वो सिंगुलर में जोड़ते हैं, ईएस जो है प्लूरल में जोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एस और ईएस दोनों में आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ, एस और ईएस दोनों ही जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में जोड़ना है, प्लूरल के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये तो हुआ पर्सन। अब इसके बाद में है नंबर। नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में वचन, दो होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में होता है आई, यू, दे, आई, यू, सी, ही, इट और नेम जो भी होंगे वो सब सिंगुलर होंगे। ब्रदर वगैरह जैसे ब्रदर्स, ब्रदर। प्लूरल जो है आई का प्लूरल वी, यू, ही, सी को दे से इंडिकेट करते हैं प्लूरल में, इट का प्लूरल भी इट ही होता है, ब्रदर्स का हो जाएगा ब्रदर का हो जाएगा ब्रदर्स। तो ये सिंगुलर प्लूरल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये जो है फॉर्मूला ये निकालने आएंगे कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या होता है। सिंगुलर नंबर यहाँ देखिए आई जो है वो सिंगुलर है, आई को हम देख पा रहे हैं, आई जो है यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन वो जो है थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है। यू ऑलरेडी जो है वो प्लूरल में मानते हैं इसको। दे जो है, दे जो है वो थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर वी प्लूरल है। हमारे पास में जो सिंगुलर नंबर जो थर्ड पर्सन के जो बच्चे हैं वो
ES जोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ये आई जो है वो प्लूरल है और प्लूरल जो है इसलिए प्लूरल होने के हिसाब से जो है इसके साथ में हम एस नहीं जोड़ते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होने पर ही वर्ब के साथ में एस जोड़ा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टेंस का। आगे बढ़ते हैं। अब एस जो है वो जोड़ना कहां पर है? एस को वर्ब के साथ जोड़ना। क्या रूल्स है इसके? जब किसी वर्ब में डबल एस ओ जेड सी एच एस एच या एक्स हो तो और सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, अर्थात सिंगुलर नंबर एक वचन तृतीय पुरुष, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब में क्या जोड़ेंगे? वर्ब में ES जोड़ा जाता है तथा अन्य स्थिति में एस जोड़ते हैं। अन्य स्थिति में एस जोड़ा जाता है। ये ES जोड़ने की बात है। पॉइंट नंबर 1, जिन क्रियाओं में डबल एस ओ जेड सी एच एस एच एक्स हो तो कैसे? एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ आपको, गो में हम जो है ये जोड़ते हैं गोज, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होने पर, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होने पर फेज फेजेस, इस तरीके से सेज में। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ब के अंत में यदि किसी वर्ब के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट व वाई हो तो वाई को IES में बदलकर जोड़ते हैं, वर्ब के साथ जोड़ते हैं। यदि किसी वर्ब के अंदर सिंगल कॉन्सोनेंट में वाई हो तो वाई को जो है IES में चेंज करके उसके बाद में जो है उसके साथ में जोड़ा जाता है। वाई बदली उसको जैसे कई हैं कब ये कैसा करना है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होने पर सब्जेक्ट है, जैसे क्राई क्राइज, ट्राई ट्राइज। इस तरीके से इनमें जो है फ्लाई
फ्लाइज। ये सब वर्ब जो है इनके में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को जो है IES में चेंज किया है। ये वाई है, कॉन्सोनेंट है, IES में चेंज किया है। वाई है, कॉन्सोनेंट है, IES में चेंज किया है। तो इस रूल्स का आप ध्यान रखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा और किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट और एक वाई हो तो वाई को हटा देंगे और IE में उसको चेंज कर देंगे। ये सिंपल जो सेंटेंस है या जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं उनको चेंज करने में जो है काम आने वाले पॉइंट है उनको कहिए। इसके बाद में है हमारा जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य। इनका जो स्ट्रक्चर है वो होगा नेगेटिव का सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट वर्ब प्लस फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ध्यान क्या रखना है हमने देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन को लेकर वर्ब के साथ में हमने जो है ऐसे ये जोड़ा था और यहाँ भी जो हमें यहाँ पर वर्ब के साथ में हमें ऐसे ये नहीं जोड़ना है। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ में डज का प्रयोग करना है और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर यूं कहें कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है तो उसके साथ में टू का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ ऐसे यस का प्रयोग नहीं करना है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अर्थात प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में आपको मुख्य क्रिया के साथ में ऐसे यस नहीं जोड़ना है, मेन वर्ब के साथ में ऐसे यस नहीं जोड़ना है। यहाँ आपको डू या डज का यूज करना है। डू या डज का यूज वही उसी तरीके से करना है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में वही हमें जो है डज का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ऐसे यस नहीं जोड़ना है और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं हो तो हमें टू का प्रयोग करना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। एस या ईएस वर्ब में नहीं जोड़ना है। ये ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट। ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी माई, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। माई मदर गोज टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। माई मदर गोज टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। यहाँ पर मदर जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और यहाँ गो में हमने जो है ये जोड़ा है। ये जोड़ने के लिए मैंने आपको बता दिया था जिन क्रियाओं के रूप में ओ डबल एस सी एच एस एस एक्स जेड हो तो उनके साथ में ये जोड़ता है। हमने ये जोड़ा है, बाकी से अन्य के अंदर एस जोड़ते हैं। इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा माई मदर डज नॉट गो टू, ये वाला गो टू टेम्पल
इन द मॉर्निंग। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस फॉर्मूले से सेकंड वाले फॉर्मूले से बनाएंगे, सेकंड वाले फॉर्मूले से बनाएंगे। देखिए यहां पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है और हम जो है इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जिसको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इस एक्सिलरी वर्ब को जो है सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, वो ही ध्यान रखना है आपको। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में आपको पहले डज का प्रयोग करना है, अन्य के साथ में डू का प्रयोग करना है, इसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में जो है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर्स कुछ हो तो वो लिखना है हमें और इंट्रोगेटिव वर्ब इसका प्रयोग करना है। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो तीन जो सेंटेंस है, ये हमारे जो चार सेंटेंस है उनको इस प्रकार से बदलते हैं। नेक्स्ट है कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे यस का जो प्रयोग है केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है और वो कब करना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक, अर्थात जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है वह प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहलाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक डू या डज, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, इंट्रोगेटिव वर्ब। सेकंड टाइप इसका ये होता है डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। ये दोनों जो टाइप है, ये फर्स्ट टाइप लिखने में काम होता है और ये जो सेकंड टाइप जो है वो बोलने में काम होता है। दोनों फॉर्मूले से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमने जो है इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं वो हमने बनाए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है सेंटेंस के अलावा अदर यूजेस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो काम है वो केवल हमने जो अभी तक सेंटेंस बनाने के लिए मैंने हमारा जो टॉपिक जो है आप लोगों को पता ही चल रहा है ट्रांसलेशन एंड टेंसेस। तो ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के हिसाब से हमने इसको पढ़ा है, लेकिन अब जो है सेंटेंस के जो अदर यूजेस और अन्य उपयोग जिसको कहते हैं अदर यूजेस, अन्य उपयोग इस टेंस के कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है अन्य दूसरे कई उपयोगों में भी काम में लिया जाता है। कौन से अन्य उपयोग हैं इसके? विद हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन, अर्थात आदतन व नियमित कार्यों के साथ इस टेंस का प्रयोग होता है। आदतन और नियमित जो कार्य होते हैं उनके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। कैसे?
जैसे दैट डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। जैसे आई गो टू ऑफिस एट 7 AM डेली या एवरीडे। मैं साल में जो नियमित रूप से होने वाले कार्य जो हैं वो इसमें भी प्रेजेंट में दर्शाए जाते हैं। तो हैबिचुअल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस का प्रयोग कर रहे हैं, और जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में, और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है तो उसके साथ में हमें केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग ही करना है। नेक्स्ट जो है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। विच यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य के साथ में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द अर्थ revolves round the sun, सिंगुलर है, revolves में हमने जो है एस जोड़ा है। सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ऑब्जेक्ट अदर्स। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं सार्वभौमिक सत्य। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। द मून revolves round the earth, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चला जाता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा अदर यूजेस में वो है फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन जिसका मतलब होता है भावी नियोजित कार्यक्रम या कार्य। जैसे our principal retires next month, हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। फ्यूचर प्लान है। then president visits to Jaipur tomorrow, राष्ट्रपति कल जयपुर का दौरा करेंगे। ये सब इन सब में जो है फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अर्थात हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, टेंस और टाइम दोनों जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड वो है विथ inherent qualities, with inherent qualities, जन्मजात गुण जो होते हैं उनके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग किया जाता है। जैसे फादर
न्यूज फैमिली। पिता जो होते हैं, जो पिता है, वो सब जो है परिवार का पालन पोषण करते हैं, इनहेरिट करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है विथ साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और अदर मैथमेटिक्स थ्योरीज के साथ में जो है थ्योरी के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। कोई भी विज्ञान से संबंधित, आध्यात्मिक या फिर कोई अन्य जो है गणित से संबंधित कोई भी थ्योरी या सिद्धांत है तो उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। साइंटिफिक एग्जांपल जैसे वाटर freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, गोल्ड punishes to sinners। भगवान या धर्म से संबंधित कोई बात होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती है। गॉड एक भगवान, पनिशेस सजा देते हैं, पाप को सजा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट इसमें बता रखा है मैथमेटिक्स, तो मैथ में गणित से संबंधित कोई बात होती है मैथमेटिक्स की तो वो भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताई जाती है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट है वो है विथ quotations and proverb। कथन या मुहावरों के साथ में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य बहादुरों का साथ देता है। सही बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी मुहावरा, कोई भी कथन हो, लोकोक्ति हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अदर यूजेज में जो है बहुत सारे अन्य उपयोग हैं, जैसे इन न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस। न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, he died in car accident। कार दुर्घटना में 3 मरे। न्यूज़पेपर की कोई भी हेडलाइंस होती है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आज के सेशन का वो ये है कि जो रनिंग कमेंट्री जो होती है विथ रनिंग कमेंट्रीज, विथ रनिंग कमेंट्रीज। आंखों देखने की हालत है, रेडियो या टीवी या क्रिकेट की जो कमेंट्री होती है उस कमेंट्री में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमेंट्री का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई क्रिकेटर जो है उसको लेते हैं, सहवाग passes the ball, तेंदुलकर। इस तरीके से जो है कोई भी कमेंट्री जो बोली जाती है वो रेडियो की हो या टीवी की हो, सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती है।
ये हमारे पढ़े हुए इसके अंदर यूजेस हैं। इसके कुछ अन्य यूजेस जो है हमारे और बाकी हैं, जो हम अपनी अगली क्लास में